अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की सीरीज़ में ये 10वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक नंबर वाले जो सवालत होते हैं क्वेश्चन बैंक में जो दिए गए हैं, तो सिर्फ हम आज उन्हीं को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, हाइड्रोजन जौहर के लिए पहले इश्तियाली हालत फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत क्या होता है। आप देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल की स्टडी होना चाहिए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में 3 अलग अलग मफरूज़ात हैं। उसमें से सेकंड नंबर वाला जो मफरूज़ा है उसका ये है, यानी उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन का जो ज़ावियाई मेयार हरकत होता है, जिसे आमतौर पर हम एल से डिनोट करेंगे, एल सफिक्स एन, यानी एन नंबर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत, एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए NH/2π से। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो NH/2π इस नंबर के बराबर अगर ज़ावियाई मेयार हरकत है तब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा। ओके, ये था बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सेकंड मफरूज़ा, यानी दूसरा वाला मफरूज़ा, सेकंड पॉस्टुलेट। ओके, तो अब आप देखिए, जो सवाल अभी पूछा गया है उस सवाल के अंदर बोला गया है कि पहली इश्तियाली हालत यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत मालूम करना है। तो अब इसको आप एक बार समझ लो। आप देखो, अगर हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से अलग अलग ऑर्बिट्स के अगर हम डिज़ाइन तैयार करें तो उसके डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेंगे। मतलब बीच में एक मरकज़ा होगा और उस मरकज़े के अतराफ़ जो है, जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे ग्रीन कलर जो आप देख रहे हो, ग्रीन कलर में ये जो चीज़ है, तो ये मान लो कि ये मरकज़ा है। ओके, इस मरकज़े के अतराफ़ जो पहला मदार है वो यहाँ पर ये वाला है, इसको मैं N1 कह देता हूँ, और ये दूसरा मदार है। इसके बाद और तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे मदार होंगे। तो पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ज़मीनी हालत यानी ग्राउंड स्टेट को छोड़ चुका है। आप याद रखो, जब इलेक्ट्रॉन पहले मदार में होता है तो उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, वो ज़मीनी हालत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को पहली मर्तबा एक्साइट करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर लाना है, तो उसको आपको लाना पड़ेगा पहले मदार से निकाल कर दूसरे मदार तक। ओके, जब आप उसको दूसरे मदार में लाओगे, मतलब यहाँ पर आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले मदार से निकल कर दूसरे मदार में पहुँच गया। ओके, जब इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे मदार में पहुँचेगा उस वक्त हम ये कहेंगे कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि पहली इश्तियारी हालत यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत मालूम करना है। मतलब हमको उस इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत मालूम करना है जो ऑर्बिट नंबर 2 में है। ओके, पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर 2। ओके, चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप देखो, पहली एक्साइटेड स्टेट जो है उसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट नंबर 2 में है। अब यहाँ पर हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल का दूसरा मफरूज़ा यूज़ करेंगे। यहाँ पर दूसरा मफरूज़ा जो है वो ये आपके सामने है। एन नंबर वाले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH/2π के बराबर होता है। अब यहाँ पर n की जगह पे आप 2 ले लो। जैसे आप n की जगह पे 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 2H/2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से L2 बराबर आएगा H/π। ओके, तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर सवाल का, वो सवाल होगा जैसा अभी आपने देखा, उसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा H/π के बराबर। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल है, अगर बोहर निस्फ कुत्र A सफिक्स 0 हो
और बुनियादी कदरी अदद n हो, तब nth मदार के निस्कुत्र को बोहर निस्कुत्र और बुनियादी कदरी अदद की शक्ल में लिखिए। ओके, अब देखो यहाँ पर बोहर निस्कुत्र बोला गया है। आप याद रखना, जो पहला ऑर्बिट होता है उसका जो रेडियस है, जिसे हम आमतौर पे R1 कहते हैं, इसको कहते हैं बोहर्स ऑर्बिट। ओके, इसको बोहर्स ऑर्बिट कहा जाएगा। अब अगर R1 बोहर्स ऑर्बिट है तो इसका मतलब यहाँ पर आप उसको इस तरह से ले सकते हैं, यानी ये चीज़ हमको यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है R1 = A0 और Rn मालूम करना है। अब आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल को यूज़ करो। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से रेडियस जो होता है दायरवी मदार का, वो हमेशा बुनियादी कदरी अदद के मुरब्बे के साथ रास तनासुब में होता है। मतलब यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। रेडियस यानी निस्कुत्र, दायरवी मदार का जो निस्कुत्र है वो हमेशा बुनियादी कदरी अदद के मुरब्बे के साथ में रास तनासुब में होगा। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आपने हटा दिए तो यहाँ पर इक्वल टू और एक कांस्टेंट के आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा Rn = k टाइम्स n²। अब हम पहले ऑर्बिट के लिए बात करते हैं। पहले जब हम लोग पहला यानी n की जगह पर जब 1 लेंगे, ये हो जाएगा R1 = k टाइम्स 1 का स्क्वायर, यानी n की जगह पर 1 ले लिया तो जाहिर है R1 की वैल्यू आ जाएगी k के बराबर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो R1 = k आ गया, लेकिन आपको R1 की वैल्यू A0 दी गई है। ओके, यहाँ शुरू में आपको दिया गया था R1 = A0, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे। इसका मतलब हमको k की कीमत मिल गई, k जो है उसकी कीमत मिल गई A0। अब आप nth ऑर्बिट की तरफ आओ। जब आप nth ऑर्बिट में आएंगे तो वो हो जाएगा Rn = k टाइम्स n का स्क्वायर, लेकिन k की जगह पर वैल्यू है A0, वो वैल्यू ला के रख दो। जैसे आप उसको यहाँ ला के रखेंगे आपको फार्मूला मिलेगा R⁴n = A0 n का स्क्वायर। ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ़िलहाल ये इस पर्टिकुलर पूछे गए सवाल का जवाब है। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं अपने आज के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, हाइड्रोजन के तैफ के लिए लेमैन सिलसिला यानी लेमैन सीरीज़ बरकी मैग्नातीसी तैफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। ओके, आप देखो ये तो जस्ट एक क्वेश्चन बैंक में पूछा गया एक सवाल है, लेकिन यहाँ पर लेमैन सीरीज़ की जगह पर और भी कोई दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है। इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसको एक बार समझ लीजिए। आप देखो, अगर हमने यहाँ पर एक बुलंदी को हमने इस तरह से वाय महवर पे लिया और इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स महवर के ऊपर ऑर्बिट्स ले लेंगे। अब आप देखो, इसमें सबसे पहली चीज़, सपोज़ करो कि ये पहला ऑर्बिट है, मतलब n = 1। यहाँ पर ये दूसरा ऑर्बिट है n = 2। यहाँ पे ये तीसरा ऑर्बिट है n = 3। इस तरह से इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग ऑर्बिट आते जाएंगे। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो हमेशा ऊपर वाले मदार से नीचे वाले मदार की तरफ होगा। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 में आया, मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 3 से नंबर 1 में आया। ओके, तो और भी इसी तरीके से और भी बहुत सारे आप ऑर्बिट ले सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से कहीं से ऑर्बिट नंबर 1 में आया। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में आएगा तो ये जो सीरीज़ आपको मिलेगी इसे हम कहेंगे लेमैन सीरीज़। ओके, लेमैन सीरीज़ का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, किसी भी ऊपर वाले मदार से कूदकर पहले मदार में आता है तब। ओके, तो ये हो गया लेमैन सीरीज़ के बारे में। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कूदकर ऑर्बिट नंबर 2 में आता है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले मदारों से ऑर्बिट नंबर 2 में अगर आता है तो वो जो सिलसिला हमको मिलेगा, वो जो सीरीज़ हमको मिलेगी उसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़। ओके, तो बाल्मर सीरीज़ का मतलब रहेगा इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट से कूदकर ऑर्बिट नंबर 2 में आना। ओके, यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से किसी भी ऊपर वाले मदार से कूदकर 2 नंबर वाले मदार में आएगा तो हासिल होने वाली जो सीरीज़ है वो बाल्मर सीरीज़ होगी।
ओके, तो इसी तरीके से अलग अलग जो है मतलब अलग अलग 5 सीरीज़ हैं हमारे सिलेबस के अंदर, जिनमें से पहली है लेमैन सीरीज़, दूसरी है बाल्मर सीरीज़, तीसरी है पास्चन सीरीज़, चौथी है ब्रैकेट सीरीज़ और आखिरी वाली है पी फंड सीरीज़। ये जो 5 अलग अलग सीरीज़ हैं, ये पांचों 5 अलग अलग ऑर्बिट्स में आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं। मतलब इनको याद रखने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि अगर आप नंबर 1 पहले अगर आप लेमैन सीरीज़ की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने ऑर्बिट नंबर 1 में आना है, हायर ऑर्बिट से 1 में। जब हम लोग नंबर 2 बाल्मर सीरीज़ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 2 में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 3 में आएगा हम उसे कहेंगे पास्चन सीरीज़। ओके, इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन चौथे मदार में आएगा हम उसे कहेंगे ब्रैकेट सीरीज़। ओके, और उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से 5वें मदार में आएगा हम उसे पी फंड सीरीज़ कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसमें पहले नंबर वाली जो सीरीज़ है यानी लेमैन सीरीज़, इसका ताल्लुक़ अल्ट्रावायलेट लाइट से है। बाल्मर सीरीज़ का ताल्लुक़ विजिबल लाइट से है और बाकी बचे हुए जो 3 सीरीज़ हैं उन तीनों का ताल्लुक़ इंफ्रारेड लाइट से है। ओके, मतलब लेमैन जो है वो अल्ट्रावायलेट है, बाल्मर विजिबल और बचे हुए जो 3 हैं वो इंफ्रारेड। उसमें भी पास्चन सीरीज़ को बोलेंगे नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज़ को बोलेंगे इंफ्रारेड और पी फंड सीरीज़ को बोलेंगे फार इंफ्रारेड। तो इस तरीके से आप इन लोगों को याद रखिए, इनमें से कोई भी एक सीरीज़ के बारे में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ज़्यादा चांसेस यहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाने के लेमैन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ के हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये बहुत ही ख़ास होते हैं। इनमें लेमैन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट रीजन से है इसलिए नज़र नहीं आता, बाल्मर सीरीज़ स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो नज़र आता है। ओके, वो उसका ताल्लुक़ विजिबल रोशनी से है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो पूछा गया सवाल था वो सवाल था कि हाइड्रोजन के तैफ के लिए लेमैन सिलसिला यानी लेमैन सीरीज़ बरकी मैग्नातीसी तैफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि बात हो रही है लेमैन सीरीज़ की, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट, उसका ताल्लुक़ अल्ट्रावायलेट रीजन से रहेगा। उर्दू में हम उसे कहेंगे बालाए बनफशी नूर। बनफशी जो है वो वायलेट कलर को कहते हैं, हल्का जामनी कलर जो होता है उसे बनफशी कहा जाता। और बाला का मतलब है ऊपर, तो बालाए बनफशी नूर यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये था लेमैन सीरीज़ के बारे में। अगर ऐसा ही सवाल बाल्मर के लिए आता है तो आप उसको बाल्मर के लिए इस सवाल का जवाब जो है वो इस तरह से होगा कि बाल्मर सिलसिले का ताल्लुक़ मर्रई रोशनी, ये वर्ड याद रखो आप, मर्रई रोशनी या मर्रई नूर यानी विजिबल लाइट से होता है। विजिबल के लिए उर्दू वर्ड मर्रई इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो 3 सिलसिले हैं, मतलब पास्चन सीरीज़, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज़, उसके बाद पी फंड सीरीज़, वो सब इंफ्रारेड से उसका ताल्लुक़ है। इंफ्रारेड जो है उनके लिए उर्दू वर्ड ज़ेर सुर्ख इस्तेमाल किया जाता। इंफ्रा यानी नीचे, ओके, और रेड यानी सुर्ख, तो ज़ेर सुर्ख रेड से नीचे, इसलिए उसको इंफ्रारेड कहा जाता। ओके, चलो, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम टर्मिनोलॉजी भी ध्यान में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, हाइड्रोजन जौहर के ज़मीनी हालत से इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कराने के लिए कितनी तवानाई दरकार होगी। ओके, आप देखो, ज़मीनी हालत से यानी मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन की ज़मीनी हालत है। ओके, और मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन का आखिरी मदार है और आपको ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, आखिरी मदार के भी बाहर। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ यानी पहले ऑर्बिट के अंदर, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ उसकी एनर्जी कितनी है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन पहले मदार में होता है तब उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी के साथ वो मरकज़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप उसको इतनी तवानाई देंगे तब जाकर वो पहला मदार छोड़कर एटम के बाहर चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको इस एनर्जी को, ये जो वज़ा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इतनी ही एनर्जी उसको देना पड़ेगा पॉजिटिव वेव में।
जब आप उसके अंदर पॉजिटिव वे में यानी पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, तब जाकर इलेक्ट्रॉन पहले मदार की बंदिशों से आज़ाद हो जाएगा, वो एटम के बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पूछे गए सवाल का जो जवाब है वो रहेगा कि हाइड्रोजन जौहर को ग्राउंड स्टेट से आज़ाद कराने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कराने के लिए उसको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होगा। ओके, क्यों देना होगा? रीज़न याद रखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास उस मदार में वज़ा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है, हाइड्रोजन जौहर के लिए कम से कम इश्तियाली तवानाई की कीमत क्या होती है वो लिखना है। ओके, यहाँ याद आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, कम से कम अकल तरीन मिनिमम इश्तियाली तवानाई, यानी उसे हम एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटिंग एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, तो इश्तियाली तवानाई जो है कम से कम वो उस वक्त पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन को आपने पहले मदार से दूसरे मदार में पहुंचाना है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहले मदार से दूसरे मदार में पहुंचाओगे तो उसको जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी जो है उसे हम कहेंगे वो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होगी। अब सवाल ये है कि वो कितनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको पहले छोटा सा एक कंसेप्ट यहाँ पर समझा देता हूँ, आप सब गौर से इस चीज़ को नोट करो। आप देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एनर्जी का जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का, वो फार्मूला होता है En = -E1/n²। ओके, ये फार्मूले को आप जहन नशीन कर लो अच्छे से, E1 ये माइनस साइन आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आप एनर्जी को पॉजिटिव वैल्यूज दोगे। ओके, और अगर आप खुद एनर्जी को नेगेटिव दे रहे हो तो फिर ये माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आप देखो, अगर मुझे यहाँ पर एनर्जी नंबर 2 लेना है, यानी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट नंबर 2 में एनर्जी लेना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लूँगा माइनस। अब E1 की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाय n की जगह पर मुझे 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आप गौर करो, अगर मैंने यहाँ नीचे 4 ले लिया तो 4 से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, 4 से मैं इसको आराम से कट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा 4 से, ये वज़ा की अलामत आ जाएगी, 4 × 12 आशारिया 12, 13 में से 12 चला गया तो 1, 16, 4 चौक 16। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में होता है तब उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वो पहले मदार में होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब वो ऑर्बिट नंबर 2 में होता है वहाँ उसकी एनर्जी वज़ा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन को मिनिमम पॉसिबल एक्साइटमेंट देना है तो वो पहले मदार से निकलकर दूसरे मदार में पहुंचेगा। अब आप गौर करो, अगर उसको पहले मदार से दूसरे मदार में जाना है तो जो उसकी एक्साइटमेंट वाली एक्साइटिंग जो एनर्जी उसको लगेगी वो एनर्जी लगेगी बाद वाले मदार में से पहले वाले मदार को निकाल कर। मतलब यहाँ पर आपका फॉर्मूला होना चाहिए E2 - E1। आप याद रखो, ये फॉर्मूला उसी वक्त यूज़ करोगे जब आपसे मिनिमम एक्साइटमेंट एनर्जी पूछा हो। मिनिमम एक्साइटिंग एनर्जी अगर पूछे हैं तो ही आप इसको यूज़ करोगे मिनिमम के लिए। ओके, मैक्सिमम का मामला उस वक्त आएगा जब आप इन्फिनिटी से 1 में, यानी 1 से इन्फिनिटी में जाओगे, वो जो हमने शुरू में देखा था, जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, तो मिनिमम का मतलब रहेगा कम से कम तवानाई जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन पहले मदार से निकलकर दूसरे मदार में आ जाएगा, तो उसके लिए लगने वाली एनर्जी इतनी होगी। ओके, चलो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो अकल तरीन जो तवानाई इश्तियाली तवानाई होगी वो होगी E2 - E1। अब E2 की वैल्यू है -3.4, बीच में माइनस की साइन है, और E1 की वैल्यू है -13.6। ओके, ये हो जाएगा E2 - E1। अब ये बीच में जो माइनस है, ये वाला माइनस जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 13.6 जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो 13.6 वज़ा 3.4, 13.6 में से 3.4 निकाल दो, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा E2 - E1 = 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वो मिनिमम एक्साइटिंग एनर्जी है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन को
कम से कम एक्साइटमेंट दिया जा सकता है, यानी कम से कम एक्साइटेड उसको किया जा सकता है, उसको पहले मदार से दूसरे मदार में पहुंचाया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो है हाइड्रोजन जौहर में n बराबर इन्फिनिटी मदार में इलेक्ट्रॉन की तवानाई कितनी होगी। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। n बराबर इन्फिनिटी का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इन्फिनिटी से आगे तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, इसका मतलब हाइड्रोजन जौहर का जो भी आखिरी मदार होगा, जो भी होगा इन्फिनिटी नंबर वाला जो भी ऑर्बिट होगा, वहाँ उसकी एनर्जी मालूम करना है। तो देखिए हम लोग बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का जो कंसेप्ट है टोटल एनर्जी का, वो यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक जो फार्मूला होता है वो है En इज़ इक्वल टू E1/n²। यहाँ पर अभी जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आप माइनस साइन भी ले सकते हो। आप माइनस साइन उस वक्त लोगे जब आप एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव वे में ले रहे हो, लेकिन अगर आप एनर्जी की खुद की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो फिर माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फार्मूला क्या था, En इज़ इक्वल टू E1/n²। E1 की वैल्यू रख दिए। अब देखो E1 की वैल्यू रखे माइनस में, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n का स्क्वायर। आपको बोला गया था कि n जो है वो इन्फिनिटी लेना है, तो जैसे आप यहाँ पर इन्फिनिटी लेंगे डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप गौर करो, इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी इन्फिनिटी, और दुनिया के किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से तकसीम करते हैं तो जो जवाब है वो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब सीधे सीधे अंदाज में हम इसका जवाब इस तरह से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जौहर में n बराबर इन्फिनिटी इस मदार में इलेक्ट्रॉन की तवानाई हमेशा ज़ीरो होती है। ओके, चलिए ये था हमारा सवाल नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला जो सवाल यहाँ पर है हमारे पास 7वां सवाल, वो है हाइड्रोजन जौहर में इलेक्ट्रॉन के सबसे छोटे मदार का निस्कुत्र यानी A∪0 की कीमत 0.053 नैनोमीटर है। ओके, तब उसमें चौथे मदार यानी फोर्थ ऑर्बिट का निस्कुत्र मालूम करना है। चलो शुरू करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बोला गया है कि सबसे छोटा मदार यानी R1 उसको A0 बोला गया है, साथ ही साथ उसकी कीमत भी दी गई है 0.053 नैनोमीटर। ओके, और आपसे बोला गया है कि चौथे मदार जो है उसका रेडियस क्या होगा। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपको इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो सिखा देता हूँ। आप देखो Rn प्रोपोर्शनल टू n², ये बेसिक फार्मूला है। तो ये आ जाएगा Rn इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k इंटू n²। आप यहाँ पर n की जगह पर 1 ले लो, ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर। ज़ाहिर है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं भी लिए तो चलेगा। तो k इज इक्वल टू आ गया R1, लेकिन आपको बोला गया है कि इसकी वैल्यू A0 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, A0। ओके, अब आप ये वाला जो फार्मूला है Rn इज इक्वल टू k n0, इसमें आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस k को हटा सकते हैं। ओके, और इस k को हटाकर इसकी जगह पर हम यहाँ पर इसमें A0 ले सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा सब। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ गई। और अब आप देखो कि अगर आपको चौथा मदार पूछा है तो R4 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर इसमें सबसे पहले आप देखो इसमें ये तमाम नंबर यहाँ से हटा देते हैं पहले। ओके, और इसमें आप वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आप देखो A0 आ जाएगा और साथ में n की जगह पर 4 लेना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 16। ओके, चलो चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं इधर। तो देखो R1 बराबर A0 इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर, R4 मालूम करना है। अब आप देखो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से Rn का फार्मूला है Rn प्रोपोर्शनल टू n²। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए तो कांस्टेंट k आया, और अभी मैंने आपको समझाया था कि k की वैल्यू A0 हो जाएगी, तो Rn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्टली A0 इंटू n²। ओके, A0 की वैल्यू रख दो और n की भी वैल्यू रख दो, तो n की वैल्यू रख दिए तो 4। R4 इज इक्वल टू 0.053 इंटू n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो R4 इज इक्वल टू आ गया 0.053 इंटू 16, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जवाब आ जाएगा R4 इज इक्वल टू 0.848 नैनोमीटर। ओके, इस तरीके से आप इसका जवाब जो है वो ला सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल नंबर 7।
चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, वो है एक ताबकार अंसर की निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा यानी हाफ लाइफ पीरियड 6.93 इंटू 10⁵ सेकंड है। उसका इन्हेताती मुस्तकिल मतलब डीके कांस्टेंट मालूम करना है। ओके, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा दिया हुआ है, इसे आमतौर पर हम टी सफ़िक्स हाफ कहेंगे। ओके, और इन्हेताती मुस्तकिल मालूम करना है मतलब लैम्डा मालूम करना है। आप याद रखो लैम्डा जो है वो आमतौर पर हम तूले मौज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेशली आप याद रखो कि रेडियो एक्टिविटी में इस पर्टिकुलर जगह पर रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट है, यहाँ पर लैम्डा जो है वो अलामत होती है डीके कांस्टेंट की। ऐसे ही अगर आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो पार्ट है, वहाँ लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ की अलामत होती थी। गैस के जो सालमात होते हैं उनकी जो औसत आज़ाद राह मीन फ्री पाथ, उसको भी लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। तो लैम्डा जो है वो 99% तूले मौज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन 1% के अंदर उसका इस्तेमाल डीके कांस्टेंट के लिए होगा रेडियो एक्टिविटी में, और लैम्डा का इस्तेमाल मीन फ्री पाथ के तौर पर होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। ओके, तो ये एक्सेप्शंस भी आप याद रखो। अलामतों का याद होना भी ज़रूरी है और उनके लिए आइडियाज़ का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब चलिए चलते हैं इस पर्टिकुलर सवाल की तरफ कि ये सवाल के अंदर हम इसको कैसे करेंगे। आप देखो इसमें सबसे पहली जो चीज़ दी गई है वो है टी हाफ यानी निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा। अब निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा आपको दिया गया है 6.93 ज़रब 10⁵ सेकंड, और आपको टी के कांस्टेंट इन्हेताती मुस्तकिल या इंकसारी मुस्तकिल या तकसीरी मुस्तकिल, उर्दू में बहुत सारे नाम हैं उसके लिए। ओके, तो लैम्डा जो है वो आपको मालूम करना है। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो है रिक्वायरमेंट वो है फार्मूला। आप देखो फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे रिलेटेड बड़े वाले न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और इस तरह से 1 नंबर या 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। ओके, इसलिए इस फार्मूले को आप बिल्कुल याद कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके, अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो तो देखो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10⁵। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ मज़ेदार बात यह है कि ये वाला नंबर और ये नंबर देखने में काफ़ी एक जैसे हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट इधर उधर हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, नीचे वाले नंबर को भी ऊपर वाला नंबर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। यानी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको इधर सरका दो उल्टे हाथ की तरफ। तो देखो इसको जब आप उल्टे हाथ की तरफ सरकाओगे तो ये देखने में कुछ ऐसा बन जाएगा, 0.693 बन जाएगा और 10 का पावर हो जाएगा +6। एक बार फिर से यहाँ चेक करो, आप देखो यहाँ पर जब आप इस डेसिमल पॉइंट को इधर लोगे यानी आपने इसकी वैल्यू कम कर दी तो फिर इसकी वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये एक डिजिट बढ़ जाएगा मतलब 10 का पावर 6 हो जाएगा पॉजिटिव में, और फिर जब आप इसको ऊपर उठाओगे यानी ये पूरा का पूरा नंबर 10 का पावर +6 इसको ऊपर लोगे तो ऊपर आकर वो 10 का पावर -6 हो जाएगा। ओके, चलो ये दो स्टेप एक साथ करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 0.693 जो ऑलरेडी ऊपर था मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -6 जो नीचे से ऊपर शिफ्ट होकर -6 बना है, और अपॉन में बन गया 0.693, और अब जाहिर है इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा। ओके, अब अगर ये कट गया तो फिर बचा कौन, ये नंबर यानी 10 का पावर -6, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 का पावर -6। अब आप एक चीज़ देखो कि यूनिट क्या लेंगे। जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है उसमें यूनिट गलत दी गई है, उसमें उसकी यूनिट सेकंड दी गई है, जबकि रियल में उसकी यूनिट सेकंड नहीं हो सकती, उसकी यूनिट है पर सेकंड। ओके, पर सेकंड जो है उसको ऐसा भी लिखा जाता है सेकंड इनवर्स। और ये यूनिट ऐसी क्यों है, मतलब क्यों उसकी यूनिट ये बनाई गई, तो फार्मूले पर से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। फार्मूला था 0.693 अपॉन टी हाफ। आप देखो नीचे टाइम है, जब नीचे टाइम है इसका मतलब ये सेकंड नीचे है तो 1 अपॉन सेकंड होगा, और जब आप ये सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड का पावर हो जाएगा -1। ओके, इस तरह से आपको यूनिट्स जो है उनकी भी आइडियाज़ क्लियर होना चाहिए। तो डीके कांस्टेंट लैम्डा जो है उसकी बेसिकली उसकी जो यूनिट है वो होना चाहिए सेकंड इनवर्स। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इस पर्टिकुलर सेक्शन का। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन नंबर, शायद गलती हो रही है यहाँ कुछ लिखने में, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। और अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए। गलती से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, तो आप याद रखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 वो है, एक ज़र्रे का ख़ती मेयार हरकत 6.63 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसके लिए डी ब्रॉय तूले मौज मालूम कीजिए। ओके, देखो ये सवाल हम इससे पहले भी MCQs वगैरह के टाइम पर भी हम कर चुके हैं इस तरह के सवालात। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। आप देखो, आपको दिया गया है, सबसे पहली जो चीज़ आपको दी गई है वो है ये वाली, P = 6.63 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस पर्टिकुलर कीमत के अंदर P जो है वो लीनियर मोमेंटम है, ख़ती मेयार हरकत है, और उसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड में दिया गया है, मतलब SI यूनिट में दिया गया है। ओके, इसलिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और डी ब्रॉय तूले मौज यानी डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है वो हमको मालूम करना है। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो फार्मूला था वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के दरमियान का जो ताल्लुक है वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला था लैम्डा = H/P। ओके, आप लोगों को डेफिनेटली ये फार्मूला याद होगा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का, लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P। ओके, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के माकूस तनासुब में होते हैं, ये हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ है। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/P जो है, जब प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो इक्वल टू आएगा और साथ में कांस्टेंट लेंगे H। जो H हम लोग लेंगे वो प्लैंक कांस्टेंट है, यानी प्लैंक का मुस्तकिल है जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, चलिए, तो लैम्डा = आ गया H/P। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा = H 6.63 10⁻⁻34। ये जो चीज़ है तो ये एक्चुअली जूल इंटू सेकंड उसकी यूनिट है। ओके, और अपॉन में नीचे आ जाएगा P की वैल्यू 6.63। जाहिर सी बात है यहाँ पर 6.63 जो है, ये 6.63 से 6.63 कट जाएगा और बचा कौन, 10⁻⁻34। ओके, तो इस तरीके से 10⁻⁻34 मीटर। ओके, तो ये होगा उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब। मतलब डी ब्रॉय तूले मौज की कीमत होना चाहिए 10⁻⁻34 मीटर। ओके, इस तरीके से हमारे आज मतलब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन जो था 1 नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनका पूरा मतलब पूरे 9 सवालात जो है वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।